केओस का लॉर्ड उस मिस्टीरियस पर्सन से बोलता है कि थैंक यू लॉर्ड, आज आपने मुझे बचा लिया और मैं इस बात को कभी भी नहीं भूलूंगा। मैं फ्यूचर में जरूर इसके लिए पे करूंगा। हम देखते हैं उस मिस्टीरियस पर्सन को, जो कि और कोई नहीं रेड एम्परर होता है, और वो उसे अपना इंट्रोडक्शन देता है। वो बताता है कि वो ब्रैंडन फैमिली से बिलोंग करता है, जो कि ओसिड प्लान के अंदर है, और साथ ही में मैं ब्रैंडन एम्पायर का एक फाउंडर हूँ, इसीलिए वो लोग मुझे प्यार से रेड एम्परर बुलाते हैं। और केओस के लॉर्ड, मैंने आज तुम्हारी जान बचाई ताकि तुम उसके लिए मुझे प्राइस पे कर सको। केओस का लॉर्ड बोलता है कि तुम तो जानते हो ना, जो भी मेरे पास था वो सब मुझसे जजमेंट ने छीन लिया है और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो रेड एम्परर बोलता है कि मैंने सुना था कि तुम्हारे पास कभी स्टैलेक्टाइट था। केओस का लॉर्ड बोलता है कि बस इतनी सी बात, तुम्हें स्टैलेक्टाइट चाहिए था पर अब वो भी मेरे पास नहीं है। रेड एम्परर उससे बोलता है कि तुमने कभी ना कभी तो स्टैलेक्टाइट के सोर्स का नाम तो सुना ही होगा ना, जिसको कि स्टैलेक्टाइट स्पिरिट स्प्रिंग के नाम से जाना जाता है, और वो मेरे लिए एक ट्रेजर है और वो चीज कल्टीवेट होती है अर्थ स्पिरिट स्प्रिंग के अंदर, और उसकी मदद से किसी प्रोफाउंड को या तो अपग्रेड किया जा सकता है या कंप्लीट किया जा सकता है। अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो उसकी मदद से हम लोग आसानी से सेलेस्टियल बन सकते हैं। और जैसा कि तुमने स्टैलेक्टाइट को कंज्यूम किया था रैंक 4 बनने के लिए, इसका मतलब तुम्हारे और उसके बीच में एक कनेक्शन है और उसकी मदद से हम लोग उसे ढूंढ सकते हैं। हमारी ब्रैंडन फैमिली के पास एक सीक्रेट मेथड है, जब तुम उसे सीख जाओगे तो तुम्हारे पास इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी जिससे तुम उसे ढूंढ सकोगे। पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारा और स्पिरिट स्प्रिंग का कनेक्शन सिर्फ एक धागे जैसा है, और हम लोगों को काफी मेहनत करनी होगी ताकि हमको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। वैसे मैं अपनी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से बताऊं तो वो कहीं सी के अंदर है। केओस का लॉर्ड बोलता है कि लॉर्ड, मैं आपके संग काम करने से पहले आपसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। रेड एम्परर बोलता है कि बोलो। केओस का लॉर्ड बोलता है कि रेड एम्परर, पहले हमें ब्रैंडन एम्पायर के अंदर शॉपिंग करनी चाहिए। वहाँ पे कुछ लड़कियां होंगी जो कि मुझे कंपनी दे सकती हैं, जिसकी मदद से मैं उस मेथड को और जल्दी सीखूंगा। रेड एम्परर उसकी ये सब बातें मान जाता है, जिसके बाद वो उसे ओसिड प्लान के अंदर ले जाता है। हम देखते हैं वो दोनों वहाँ पे पहुंच जाते हैं। तो केओस का लॉर्ड बोलता है कि ये ओसिड काफी ज्यादा सुंदर है। तभी उधर आर्बिटर पहुंच जाता है। वो बोलता है कि रेड एम्परर, 100 सिटी फेडरल और ब्रैंडन एम्पायर के बीच में एक वॉर स्टार्ट हो गई है और आप यहाँ पे आए हो, आपकी वजह से मैं एक्सपोज हो सकता हूँ। रेड एम्परर बोलता है कि तुमने उस वॉर के अंदर खुद ही बता दिया था कि तुम्हारा हमारे संग कनेक्शन है, और अब छुपाने का क्या मतलब बनता है। वैसे तुम बताओ, तुम्हारी मर्सिनरी गिल्ड में उस ओल्ड मैन का क्या रिएक्शन था ये सुनने के बाद। आर्बिटर बोलता है कि उसके गिल्ड लीडर का एटीट्यूड काफी ज्यादा अनक्लियर है, शायद उन्हें ऐसा लगता होगा कि तुम्हारे प्लान को अचीव करना काफी ज्यादा मुश्किल है। रेड एम्परर बोलता है कि वो बुढ़ा, मैंने उसे एक रीजन दिया था कि वो मेरा साथ दे, पर उसने फिर भी कुछ नहीं किया। जब मैं रैंक 5 का बन जाऊंगा तो मैं उसे जरूर बताऊंगा। आर्बिटर बोलता है कि आखिर ये तुम्हारा कौन सा दोस्त है, क्या तुम मुझे इससे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगे। हम देखते हैं आर्बिटर अपने मन में बोलता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा। रेड एम्परर बोलता है कि ये है केओस का लॉर्ड और ये एक ह्यूमन रेस से बिलोंग करता है, जो कि रैंक 4 का है। आर्बिटर बोलता है कि रेड एम्परर, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम इस जैसे कचरे रैंक 4 को ग्वांगमिंग सिटी के अंदर लेके आ गए हो, और अगर इस आदमी के इंटेंशन बुरे हुए तो ये ग्वांगमिंग सिटी को डिस्ट्रॉय कर देगा और हम इसे रोक नहीं पाएंगे। केओस का लॉर्ड बोलता है कि अबे तूने कचरा किसे कहा। तो रेड एम्परर बोलता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा जरूरी है और मुझे इसके संग अभी कुछ काम करना है, और तुम इसे कचरा मत बुलाओ, क्या पता ये हमारे लोगों के संग मिलके रहना सीख जाए। तो केओस का लॉर्ड बोलता है कि आपने सही कहा, मैं आपके लोगों के संग मिलकर रहना सीख जाऊंगा। पहले आप मेरे लिए वो चीजें अरेंज कर दीजिए जो मैंने कही थी आपसे। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है ग्वांगमिंग सिटी के लॉर्ड के पैलेस के प्राइवेट बैंक्वेट का सीन। केओस का लॉर्ड बोलता है कि थैंक यू रेड एम्परर, आप मुझे यहाँ पे लेके आए। मुझे कभी भी नहीं पता था कि ओसिड की लड़कियों का टेस्ट काफी ज्यादा अलग होगा। और रेड एम्परर, क्या मैं उन लड़कियों में से भी किसी को चुन सकता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और बोलता है कि अब मुझे किसको चुनना चाहिए। आर्बिटर बोलता है कि केओस का लॉर्ड रेड एम्परर को गुस्सा दिलाने की कोशिश कर रहा है, पर रेड एम्परर फिर भी इसे टॉलरेट कर रहा है। मुझे डर लग रहा है कि आखिर ये दोनों क्या सोच रहे हैं। फिर हमें दिखाई जाती है पर्पल हेयर गालो फैमिली की यंग लेडी, जिसका नाम होता है कैरोल। केओस का लॉर्ड उसके पास जाता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें देखा, तुम काफी ज्यादा प्रेटी हो। हम देखते हैं कैरोल उसे थप्पड़ मार देती है और वो बोलती है कि मुझसे हाथ हटा कीड़े। वो लोग बोलते हैं कि वो लोग ओसिड फैमिली के रिप्रेजेंटेटिव हैं और वो लोग नोबल्स है, और यहाँ तक कि वो लोग आम लोगों के संग बैठे हैं और वो लोग बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे इस जैसा कचरा हमारी यंग लेडी को छेड़ रहा है। आखिर ये कौन है, और प्लीज लॉर्ड आप इसे रोके, ये हमारे संग बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा है। उसकी फैमिली का मेंबर बोलता है कि जल्दी से तुम हमारी यंग लेडी से माफी मांग लो, नहीं तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। केओस का लॉर्ड बोलता है हंसते हुए कि रेड एम्परर, अब हमें क्या करना चाहिए। हम देखते हैं रेड एम्परर को, जो कि काफी ज्यादा भड़क जाता है और उसके मन में यही चल रहा होता है कि वो उसे कैसे मार डालेगा। आर्बिटर अपने मन में बोलता है कि ये केओस का लॉर्ड सिर्फ रेड एम्परर के लिए मुसीबतें खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। उसे आए हुए अभी इतना टाइम नहीं हुआ और उसने इतना बड़ा रायता फैला दिया। आर्बिटर बताता है कि केओस के लॉर्ड ने एक नोबेलिटी की लेजिटमेट डॉटर को छेड़ा है और उसे तो अब बस ये देखना है कि आखिर रेड एम्परर इसके संग क्या करेगा। हम देखते हैं कैरोल को, जो कि बोलती है कि अब बोलो, तुम्हारी बोलती बंद हो गई है और अब तुम्हें जल्दी से अपने
घुटनों पे आके हमसे माफी मांगनी चाहिए कचरे। तभी हम देखते हैं कि उस पर्सन को कोई जान से मार डालता है, जिसकी वजह से कैरोल काफी ज्यादा घबरा जाती है। वो बोलती है कि लॉर्ड रेड एम्परर, वो लोग बोलते हैं कि रेड एम्परर आप कैसे इस आदमी को जाने दे सकते हैं, इसने हमारी नोबल डॉटर को छेड़ा है। रेड एम्परर बोलता है कि अब तुम लोग मुझे सिखाओगे कि मुझे क्या करना चाहिए। हम देखते हैं कि उसका लॉर्ड उन्हें चिढ़ा रहा होता है। वो बोलता है कि अब डरपोको मुझे तुम्हारी आवाजें नहीं आ रही हैं। केओस का लॉर्ड बोलता है कि हे लड़की सुनो, अब से मैं तुम्हारा नया लॉर्ड हूँ और रेड एम्परर का मोस्ट हॉनर्ड गेस्ट, और क्या ये तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं बनती इतने दूर से आए हुए गेस्ट को तुम हमेशा खुश रखो। कैरोल उसकी ऐसी बातें सुन के काफी ज्यादा घबरा जाती है। हम देखते हैं केओस का लॉर्ड उसे जबरदस्ती वहाँ से उठा के लेके जा रहा होता है और वो काफी ज्यादा रो रही होती है और अपने आप को बचाने के लिए बोल रही होती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है 3 दिन बाद का सीन, जहाँ पे कैरोल जिंदा नहीं बचती और उसे वो लोग लेके वहाँ से जा रहे होते हैं। रेड एम्परर उसके सामने एक बुक फेंकता है। वो बोलता है कि अब अगर तुम्हारा एंजॉयमेंट पूरा हो गया हो तो तुम इस सीक्रेट टेक्निक को सीख लो। केओस का लॉर्ड बोलता है कि इस सीक्रेट टेक्निक को सीखने के लिए मुझे सिर्फ 5 दिन लगेंगे, पर तब तक के लिए मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप मेरे लिए एक लड़की का इंतजाम कर दीजिए जो कि उसी लड़की जैसे हो, और इतनी सी रिक्वेस्ट तो मेरी पूरी हो सकती है ना। रेड एम्परर बोलता है कि 5 दिन मैं होप करता हूँ कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल रहे होगे, नहीं तो मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाएगा। आर्बिटर बोलता है कि ओसिड की वो वुमेन वैसे ही काफी ज्यादा नकचड़ी थी और उसकी किस्मत तो वैसे ही बेकार थी। उस लड़की के संग जो भी कुछ हुआ है मैंने उसे मैजिक क्रिस्टल में रिकॉर्ड कर लिया है। मैं कुछ दिन यहाँ पे और रुकूंगा ताकि और वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकूं, ताकि मैं इन लोगों को दिखा सकूं कि केओस का लॉर्ड अच्छा इंसान नहीं है। यांग हंसते हुए बोलता है कि इसकी वजह से ब्रैंडन टम्पायर और 100 सिटी फेडरल के अंदर दरार आ जाएगी, और अगर मर्सिनरी यूनियन उनकी मदद करते हैं तो वो एक तीर से 3 शिकार करेगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है पर्पल हेयर के फैमिली पैट्रियार्क को, जिसको कि आर्बिटर का बनाया हुआ मैजिक क्रिस्टल मिल जाता है। जब वो उसे देखता है तो वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे तोड़ देता है। वो बोलता है कि ब्रैंडन टम्पायर ने उन लोगों के संग ठीक नहीं किया और उन लोगों ने रेड एम्परर के लिए इतना कुछ किया और उसके बदले में उनको ये मिला। मैं जरूर कुछ न कुछ करूंगा ताकि मेरी फैमिली से ये दाग हट सके। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सारी अलग अलग फैमिली अपनी सिटी के लॉर्ड के पास जाते हैं, यानी कि ड्यूरेंट के पास जाते हैं और उसे सारा मैटर समझा रहे होते हैं। ड्यूरेंट उन पे भड़क जाता है। वो बोलता है कि मैं इस सिटी का लॉर्ड हूँ और मुझे नहीं पता कि रेड एम्परर यहाँ पे कब से रह रहा है। पर्पल हेयर का फैमिली पैट्रियार्क बोलता है कि प्लीज लॉर्ड शांत हो जाइए, अपने गुस्से को शांत कीजिए, हमसे ऐसा करने के लिए रेड एम्परर ने कहा था। जिसके बाद वो लोग घुटने पे आ जाते हैं। वो बोलते हैं कि लॉर्ड प्लीज हमारी मदद कीजिए, जो हमारी बेटियों के संग हुआ है हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, और रेड एम्परर बेकार से रैंक 4 को यहाँ पे लेके आए हैं और उसने हमारे संग इतना कुछ गलत किया है। ड्यूरेंट बोलता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये बात 100 सिटी फेडरल के बड़े लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है सिटी के बाहर एक वैली का सीन, जहाँ पे ड्यूरेंट अपने ड्रैगन फॉर्म में जाता है लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म से मिलने। ड्यूरेंट उसे ग्रेट करता है। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि आखिर कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि सिटी के लॉर्ड को खुद ही यहाँ पे आना पड़ा। ड्यूरेंट बोलता है कि ये रेड एम्परर से रिलेटेड है। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि रेड एम्परर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है ये बात। ड्यूरेंट बताता है कि वो पर्पल हेयर लुओ क्लैन की डिमांड पे यहाँ पे आया है, जिसके बाद वो उसे सारी बातें बता देता है। स्टॉर्म लॉर्ड काफी ज्यादा भड़क जाता है रेड एम्परर पे, और अगर ऐसी बात है तो अब मैं उन सारी फैमिलीज को जस्टिस दिलाऊंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं रेड एम्परर केओस के लॉर्ड से बोलता है कि 5 दिन हो गए हैं, क्या तुमने वो सीक्रेट टेक्निक सीख ली? केओस का लॉर्ड बोलता है कि मैं आपका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं आपको स्पिरिचुअल स्प्रिंग की लोकेशन बता दूंगा, पर उसके लिए आपको मुझे कुछ पे करना होगा। रेड एम्परर बोलता है कि मुझे कुछ प्राइस पे करना होगा, आखिर वो क्या है? अभी वहाँ से आवाज आती है कि रेड एम्परर मैं चाहता हूँ कि आप इनसे माफी मांगे जिनकी डॉटर्स मरी हैं, और आप ब्रैंडन फैमिली के एक डिग्निफाइड मेंबर है और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रेड एम्परर बोलता है तो लूजर ये तुम हो क्या? तुम्हारे लिए बोन ड्रैगन काफी नहीं था क्या? तुम मेरे अनडेड की और ज्यादा पावर देखना चाहते हो? स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि रेड एम्परर तुमने काफी सारी फैमिलीज को गुस्सा किया है, इसलिए मैं तुम्हें आज एक लेसन जरूर सिखाऊंगा। रेड एम्परर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि आखिर तुम में इतनी हिम्मत कैसे आई जो तुम मेरे सामने बोल रहे हो? स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि आखिर तुम कब तक ब्रैंडन फैमिली के नाम पे यहाँ पे रायता फैलाओगे, और अगर तुमने मुझ पे पहले अटैक किया तो यहाँ पे सब लोगों को पता चल जाएगा। हम देखते हैं रेड एम्परर को सिर्फ गुस्सा आता है और वो कुछ भी नहीं करता। केओस का लॉर्ड उसे रोक देता है। वो बोलता है कि अगर तुम इस पे अटैक नहीं कर सकते तो इसे मैं सबक सिखाऊंगा, और वैसे भी मुझे तुम्हें तो किसी तरीके से रिपे करना होगा जो तुमने मेरे लिए अब तक किया है। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि तू एक लूजर है जो कि अपने लोगों को एज अ होस्टेज यूज करता है ताकि एनिमी से बच सके, और तेरी जिंदगी बिल्कुल कुत्तों जैसी है और तू मेरे सामने हिम्मत कर रहा है भौंकने की। केओस का लॉर्ड बोलता है कि अबे बुड्ढे तूने अभी अभी क्या कहा? हम देखते हैं स्टॉर्म लॉर्ड को जो कि एक डॉल फेंकता है उसकी तरफ, जो कि एक बहुत बड़े स्टीम गोलम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसको
को देख के केओस का लॉर्ड पहले थोड़ा डरता है, पर वो भी अटैक कर देता है उसके ऊपर। हम देखते हैं जब उन दोनों का अटैक आपस में टकराता है, जहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वैसे उस गोलम को कुछ भी नहीं होता, पर हम देखते हैं केओस के लॉर्ड को काफी ज्यादा चोटें आई होती है। स्टॉर्म लॉर्ड केओस के लॉर्ड के पास आता है। वो बोलता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि रेड एम्परर आखिर तुम्हें यहाँ पे क्यों लेके आया है, और यहाँ तक कि उसने इतनी सारी फैमिलीज को भी ऑफेंड कर दिया है। अगर तुम मुझे सच सच बताते हो तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। हम देखते हैं रेड एम्परर आर्बिटर से बोलता है कि चलो हमें साथ में मिलकर काम करना चाहिए, नहीं तो अगर ये दोनों लड़ेंगे तो ये पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। आर्बिटर बोलता है कि तुमने ठीक कहा, और अगर ये सिटी डिस्ट्रॉय होती है तो इसकी सारी कॉस्ट तुम पे करोगे रेड एम्परर। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि आर्बिटर तो अब मर्सिनरी गिल्ड रेड एम्परर की मदद करेगी। और तुम्हें क्या लगता है ये बात सुन के 100 सिटी फेडरल चुप बैठेगी? वैसे देखा जाए तो इन सारी 4 फोर्सेस की आपस में नहीं बनती एक दूसरे से। आर्बिटर उन लोगों को शांत करता है। वो बोलता है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों ना पहले हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए। रेड एम्परर बोलता है कि आर्बिटर तुम देख क्या रहे हो, जल्दी से उसके ऊपर अटैक करो। आर्बिटर बोलता है कि रेड एम्परर अब जैसा कि आप कह रहे हो कि मुझे अटैक करना चाहिए, तो लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम देखते हैं आर्बिटर काफी ज्यादा अपने बबल्स बना लेता है चारों तरफ। रेड एम्परर बोलता है कि आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। आर्बिटर बोलता है कि तुमने तो कहा था मुझे अटैक करने के लिए। हम देखते हैं वो अपने सारे बबल्स को ब्लास्ट कर देता है। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि आर्बिटर आखिर इन सब चीजों का मतलब क्या है। अगर तुम रेड एम्परर की मदद भी करना चाहते हो तो तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ पे आर्बिटर ने केओस के लॉर्ड को पकड़ लिया होता है। रेड एम्परर उस पर भड़क जाता है। वो बोलता है कि तुम जानते तो हो ना कि आखिर तुम क्या कर रहे हो। आर्बिटर बोलता है कि रेड एम्परर मैं अगर आपसे कहूँ कि मैंने अपनी काफी ज्यादा पावर्स यूज कर ली है तो क्या आप मेरा यकीन करोगे। तो रेड एम्परर बोलता है कि अगर तुम मुझे शांति से केओस के लॉर्ड को दे देते हो तो मैं ऐसा शो करूंगा कि कुछ भी नहीं हुआ था। आर्बिटर हंसते हुए बोलता है कि रेड एम्परर क्या तुम बेवकूफ हो, तुम्हें तो पता ही है ना कि मैंने केओस के लॉर्ड को क्यों पकड़ा है। तुमने इन सारी फैमिलीज को नाराज किया, इसके पीछे जरूर कोई ना कोई सीक्रेट होगा। और जब तीनों पार्टी यहाँ पे है तो क्यों ना तुम हमें वो सीक्रेट बता दो, नहीं तो मैं अपने हाथ की गारंटी नहीं दे सकता वो कब फिसल जाए और इसे मार डाले। आर्बिटर केओस के लॉर्ड का गला दबाते हुए बोलता है कि चलो तुम मुझे बताओ कि तुमने आखिर रेड एम्परर के संग क्या ट्रेड किया है। और शायद रेड एम्परर ने मुझे उस चीज के बारे में बताया था पर मैं भूल चुका हूँ। हम देखते हैं आर्बिटर झूठ बोल रहा होता है। आर्बिटर उसे डराते हुए बोलता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सबसे ज्यादा क्रूएल पनिशमेंट दूंगा जो किसी ने भी आज तक नहीं दी होगी। केओस का लॉर्ड उसे कुछ भी नहीं बता रहा होता, तभी आर्बिटर उसका गला दबा देता है, जिसकी वजह से केओस का लॉर्ड डर जाता है और वो सारे राज उगल देता है। वो उसे बताता है कि मैं रेड एम्परर के संग यहाँ पे हूँ ताकि हम लोग मिलकर लेजेंडरी स्पिरिट स्प्रिंग को ढूंढ सकें। रेड एम्परर जब अपने राज खुलते हुए देखता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर यूज करने लगता है। वो बोलता है कि आज मेरे संग यहाँ पे सब लोग मरेंगे। हम देखते हैं वो एक बहुत बड़ा क्रीचर भी समन करता है जिसका नाम होता है रैंक 4 अनडेड क्रीचर स्कारलेट एम्परर। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि रेड एम्परर अभी तुम्हारे थोड़े से सीक्रेट बाहर आए हैं और तुम इसके लिए आउट ऑफ कंट्रोल मत हो। और कैसा रहेगा कि हम लोग यहाँ पे मिलके एक डील करते हैं, हम दोनों अपने मुंह बंद रखेंगे पर उसके लिए आपको ग्वांगमिंग सिटी को छोड़ना पड़ेगा। रेड एम्परर बोलता है कि आखिर मैं तुम लोगों का भरोसा कैसे करूँ। आर्बिटर बोलता है कि तुम मजाक कर रहे होगे ना, अगर मुझे स्पिरिचुअल स्प्रिंग का शेयर नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ से बैठकर इस पूरी ग्वांगमिंग सिटी को तबाह होते हुए देखूंगा और यहाँ के लोगों को मरते हुए भी। रेड एम्परर बोलता है कि आर्बिटर मुझे तुम्हारी बात पे भरोसा है और मुझे पता है कि अगर मैं यहाँ के लोगों को खत्म भी कर देता हूँ तो तुम दोनों ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़ोगे। तुम लोग अर्थ कोर के स्पिरिट स्प्रिंग के लिए मेरे पीछे जरूर आओगे। स्टॉर्म लॉर्ड रेड एम्परर से बोलता है कि तुम पहले अर्थ कोर के स्पिरिचुअल स्प्रिंग को ले सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास तो हेवनली सीड के क्वालिफिकेशन भी है, जिसके बाद तुम हमें बचा हुआ बांट देना आपस में। रेड एम्परर उसकी ऐसी बातें सुन के शांत हो जाता है। वो बोलता है कि हमें जल्दी से स्पिरिचुअल स्प्रिंग को ढूंढ लेना चाहिए, नहीं तो अगर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पे और ज्यादा ट्रबल्स क्रिएट होंगे। वो अपने मन में बोलता है कि वैसे तो मैं इसे किसी के संग बांटना नहीं चाहता पर मैं ऐसा प्रिटेंड तो कर सकता हूँ ना, नहीं तो ये न्यूज बाहर फैल जाएगी। टांग अपने मन में बोलता है कि वो ये सारी इन्फॉर्मेशन मर्सिनरी यूनियन और 100 सिटी फेडरल के अंदर फैला देगा अपने क्लोन की मदद से। रेड एम्परर के उसके लॉर्ड से बोलता है कि अब तुम्हें उसे एक्टिवेट करना चाहिए। हम देखते हैं जब कि उसका लॉर्ड वो पावर्स एक्टिवेट करता है तो उसके ऊपर एक एरो बन जाता है। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि आखिर इसका क्या मतलब है। रेड एम्परर बताता है कि ये एरो हमेशा स्पिरिचुअल स्प्रिंग की तरफ पॉइंट करेगा और अगर हम लोग इसका पीछा करेंगे तो हम उसे ढूंढ लेंगे। वो लोग के उसके लॉर्ड को उठाते हैं और उस एरो का पीछा करते हैं। आर्बिटर रेड एम्परर से बोलता है कि ये फेक तो नहीं है ना, जहाँ पे हमें पता चलता है कि वो लोग 2 दिन से ट्रैवल कर रहे होते हैं और वो एरो काफी ज्यादा अलग अलग दिशाएं बता रहा होता है। रेड एम्परर उन लोगों को बताता है कि स्पिरिचुअल स्प्रिंग हमेशा अपनी जगह बदलता रहता है ताकि लोग उसे डिस्कवर ना कर पाए और अगर हमें उसे ढूंढना है तो हमें थोड़ी सी शांति रखनी होगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बोन सिटी का सीन, जहाँ पे उस सिटी के अंदर सभी स्लेव्स को एक जगह लेके जाया जा रहा होता है। रेड एम्परर बोलता है कि मुझे नहीं पता था
यह स्पिरिचुअल स्प्रिंग ब्रेंडन टम्पायर के बॉर्डर पे है और अगर मेरे दोनों भाइयों को ये बात पता चल जाएगी तो ये मेरे लिए काफी ज्यादा एम्बैरेसिंग होगा, क्योंकि मैं बोन एम्परर की हेल्प करना चाहता था, वो भी सीक्रेटली। स्टॉर्म लॉर्ड रेड एम्परर से बोलता है कि मैं जानता हूँ ये सिटी काफी ज्यादा छोटी है और ये सिर्फ सिल्क ट्रेड के ऊपर जिंदा रहती है, तो आखिर इस सिटी के अंदर इतने सारे स्लेव्स क्या कर रहे हैं। आर्बिटर बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वो रेड एम्परर से बोलता है कि बोन सिटी के अंदर क्या कोई महामारी फैली हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी लाशें आएंगी। रेड एम्परर बोलता है कि ये हमारे ब्रेंडन टम्पायर का एक सीक्रेट है, इसलिए मैं ये तुम्हें नहीं बता सकता। हम देखते हैं क्रिस का एरो और ज्यादा एक्यूरेट वो जगह बताने लग जाता है। आर्बिटर अपने मन में बोलता है कि जब ये स्पिरिचुअल स्प्रिंग का मैटर खत्म हो जाएगा तो वो बोन सिटी के अंदर स्नीक करेगा और यहाँ पे पता लगाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। रेली बोन एम्परर से बोलता है कि हमारा छोटा भाई कब से यहाँ पे नहीं आया और मुझे नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहा है। बोन एम्परर उसे बताता है कि अभी मुझे पता चला है कि हमारा छोटा भाई ग्वांगमिंग सिटी के अंदर है और उसे तो वैसे खेलना काफी ज्यादा पसंद है, पर ऐसे क्रिटिकल मोमेंट पे वो यहाँ पे नहीं है। उसे नहीं पता कि आखिर वो क्या कर रहा है। वैसे तो वो लोग उसके प्लान के हिसाब से ही चल रहे हैं और उसी ने इस प्लान को बनाया है और वही यहाँ पे नहीं है। रेली बोलता है कि बड़े भाई पहले तो मैं आपके प्लान से एग्री नहीं करता था, पर अब ये प्लान स्टार्ट हो चुका है, इसलिए मैं आपकी मदद करूंगा। बोन एम्परर बोलता है कि हम वेट किसका कर रहे हैं, ये टाइम है हार्वेस्ट करने का। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है क्रिस का एरो एक सर्कल फॉर्म कर लेता है। रेड एम्परर आर्बिटर से बोलता है कि आखिर तुम वहाँ पे खड़े क्या हो, हम लोगों की मदद करो। तो आर्बिटर उसकी बात टाल रहा होता है। आर्बिटर बोलता है कि मैं यहाँ पे हम सब लोगों को गार्ड कर रहा हूँ, अगर किसी एनिमी ने हम पे अटैक कर दिया और अगर हम सब लोग थक गए तो हम क्या करेंगे, हम उनको इस चीज का एडवांटेज लेने नहीं दे सकते। रेड एम्परर आर्बिटर से बोलता है कि आर्बिटर मजाक करना बंद करो और हमारी मदद करो, नहीं तो तुम अपने शेयर को भूल जाना। आर्बिटर अपने मन में सोचता है कि वो कुछ टाइम तक स्टॉर्म लॉर्ड और रेड एम्परर को उलझा सके किसी चीज के अंदर। तभी उसके मन में आवाज आती है कि तुम उनकी मदद करने जाओ और मैं तुम्हारे पीछे हूँ और तुम चिंता मत करना, तुम पे कोई भी अटैक नहीं करेगा। आर्बिटर बोलता है कि मिस्टर प्रेसिडेंट क्या ये आप है। रेड एम्परर बोलता है कि आर्बिटर आखिर तुम्हें इतनी देर कहाँ हो गई। आर्बिटर बोलता है कि मैं आ ही तो रहा था। उन तीनों की पावर की वजह से वहाँ पे एक लाइट पिलर फॉर्म हो जाता है। तो रेड एम्परर बोलता है कि मैंने जब रिकॉर्ड्स पढ़े थे तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं था कि जब स्पिरिचुअल स्प्रिंग बाहर आएगा तो एक लाइट पिलर बनेगा, और अब मुझे पता है कि मैं अब अपने दोनों भाइयों के हाथों पकड़ा जाऊंगा। हम देखते हैं जैसे ही वो लाइट पिलर टूटता है तो उनके सामने स्पिरिचुअल स्प्रिंग बाहर आ जाता है। रेड एम्परर उसकी तरफ काफी तेजी से जाने लगता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें कितनी जगह ढूंढा और फाइनली आज तुम मुझे मिल गए और हम लोग प्लान के मुताबिक चलेंगे। इसको सबसे पहले मैं लूंगा और बाकी बचा हुआ मैं तुम लोगों के अंदर बांट दूंगा। अभी उसके ऊपर कोई अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो दूर चला जाता है। तो स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि रेड एम्परर तुम ये अच्छा नहीं कर रहे हो, कैसा रहेगा अगर तुम 30% ले लो और बाकी का बचा हुआ 70% हम तीनों आपस में बांट ले। मैं और आर्बिटर 30% और बाकी का बचा हुआ 10% क्रिस को मिल जाएगा। रेड एम्परर बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आर्बिटर बोलता है कि अगर देखा जाए ये ट्रेजर सिर्फ हम लोगों को बिलोंग करता है, हमारी मर्सिनरी गिल्ड को, क्योंकि हमारी मर्सिनरी गिल्ड काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और एडवांस सिविलाइजेशन है पूरे ओसिड प्लान के अंदर। तो रेड एम्परर बोलता है कि आर्बिटर तुम काफी ज्यादा मतलबी हो रहे हो, क्या हम लोगों का ओसिड से कुछ भी लेना देना नहीं है। वैसे जब तक हमारा ब्रेंडन टम्पायर स्ट्रॉन्ग है उतना हमारे लिए काफी है। तभी वहाँ पे मर्सिनरी गिल्ड का प्रेसिडेंट आ जाता है। वो बोलता है कि बच्चे आखिर तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिला जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो। तभी वो स्पिरिचुअल स्प्रिंग को टेस्ट करता है। वो बोलता है कि ये काफी ज्यादा डिलीशियस है और मैंने ऐसी चीज अपनी पूरी जिंदगी में टेस्ट नहीं करी थी। और बच्चे तुमने अभी आर्बिटर से कहा था कि तुम पूरा स्पिरिचुअल स्प्रिंग लेके नहीं जा सकते, अब मैं यहाँ पे हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि अब हम लेके जा सकते हैं या नहीं। रेड एम्परर बोलता है कि आर्बिटर तुम कीड़े, तुमने कहा था कि ये बात बाहर नहीं फैलेगी और तुमने चुपचाप से अपने ओल्ड मैन को ये बात बता दी। मर्सिनरी प्रेसिडेंट हंसता है। वो बोलता है कि ये पूरा का पूरा ट्रेजर अब सिर्फ मुझे बिलोंग करता है। तभी हम देखते हैं उसको कुछ महसूस होता है। वो बोलता है कि नॉर्थन तुम आखिर यहाँ पे क्या कर रहे हो। नॉर्थन बोलता है कि तुम इस पूरे ट्रेजर को यहाँ से लेके अकेले जाना चाहते थे ना, पर अब मैं देखता हूँ कि तुम ऐसा कैसे करोगे। रेड एम्परर स्टॉर्म लॉर्ड से बोलता है कि वह तुम तो आर्बिटर से भी बड़े गद्दार और धोखेबाज हो, क्योंकि तुमने अपने ही राइवल नॉर्थन को यहाँ पे बुला लिया है। स्टॉर्म लॉर्ड बोलता है कि तुम बकवास करना बंद करो, मैं मरना पसंद करूंगा पर ये न्यूज मैं कभी भी नॉर्थन को नहीं दूंगा। रेड एम्परर बोलता है कि तुम दोनों बेवकूफ, मैं तुम्हें पहले ही समझा दूं, ये पूरा का पूरा स्पिरिचुअल स्प्रिंग सिर्फ मुझे बिलोंग करता है। जहां दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थन गुस्सा दिला रहा होता है मर्सिनरी प्रेसिडेंट को और बोलता है कि चलो आओ मुझसे तुम लड़ो।